नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाखिर। मुल्क में जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आइन की बात, क़ानून की बात और इसके साथ साथ कुछ तब्दीलियों की बात। वो तब्दीलियां कुछ इस तरह से हैं, चाहे वो समाजी मामलात हों, चाहे वो क़ानूनी मामलात हों, चाहे वो सियासी मामलात हों, हर चीज़ हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हमको नज़र आ रही हैं। और फिर मौजूदा जो सरकार है, उस सरकार का ये मानना है, ये दावा है और बहुत सारे उनके मंसूबे हैं, प्लान्स हैं, वो ये हैं कि पिछली सरकारों ने बहुत सारे मामलात में यानी कमज़ोरी का मुजाहरा किया। बहुत सारे मामलात में जिस तरह से उनको सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, और बहुत सारे मामलात में अपीसमेंट की उन्होंने पॉलिसी अपनाई और वोट बैंक का जो है उन्होंने ख्याल रखा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में ऐसी रह गई थी जो हमारे मुल्क के यानी आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो टकरा भी रही थी। तो बहरहाल मौजूदा जो सरकार है उसने बहुत सारे अमेंडमेंट्स आइन में, क़ानून में लाए, बहुत सारी बिल्स उन्होंने पेश की, जिसमें हमने देखा कि उनको एक्सेप्ट भी किया गया और बहुत सारों की जो है मुखालिफत भी हुई, जिसमें हमने जिस तरह से सीएए के हवाले से देखा, जिस तरह से किसानों ने जो तीन बिल्स लाई गई थी उसकी खुलकर उन्होंने मुखालिफत की, और इसी तरह से वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है इसकी भी बहुत ही शिद्दत के साथ मुखालिफत की गई। लिहाजा लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि अक्सरियत की बुनियाद पर, नंबर्स की बुनियाद पर सरकार ने यानी कामयाबी हासिल कर ली और इसको दोनों ऐवानों में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी मंजूर कर लिया गया। अब सदर जमहूरिया का एक मरहला बाकी रहेगा कि सदर जमहूरिया जैसे ही उस पर जो है दस्तखत कर देंगे तो फिर ये कानून बन जाएगा। ये और बात है कि इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितना वक्त चलेगा और फिर उसका फैसला क्या आएगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल ही नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ जो पाइपलाइन में है वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी है और फिर इसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड का मामला भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में भले ही हम सारी चीज़ों पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मुख्तसर तौर पर थोड़ा थोड़ा सा इस पर जो है थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि सरकार के जो दावे हैं वो भी बहुत सारे वो भी दावे हैं जिसकी एक आबादी हम ये भी कहेंगे कि जो उसकी जो है सताइश कर रही है, जो उसको कह रही है कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और बहुत सारों की राय इसके खिलाफ भी है, अपोजिशन इसकी मुखालिफत कर रही है। और जहाँ तक वक्फ बिल की बात करें तो मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से इसकी यानी खुलकर मुखालिफत की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड और दीगर जमातें और फिर साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर यानी जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो सब जो है इसके हवाले से मुखालिफत में सामने आए। लेकिन बहरहाल वक्फ तरमीमी बिल किस तरह से मंजूर हुई और इस पर अब भी किस तरह के एतराज़ात हैं, और फिर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जा रहा है क्या मुद्दे हैं, इस पर भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे और कॉमन सिविल कोड के हवाले से। बहरहाल जो भारत देश तब्दील हो रहा है तो किस तरह से तब्दील हो रहा है इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का वैसे उन्वान हमने दिया है उर्दू में, अगर हम देखें, हिंदुस्तान में अक्सरियत बिल मुकाबिल आइन। अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो मेजॉरिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहरहाल क्या ये हमारे पास चल रहा है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सियासी मामलात में गहरी नज़र रखते हैं। समाजी ताने बाने के हवाले से भी मैं कहूँगा कि आप जो है गहरी जो सूरत हाल मामलात हैं किस तरह से होने चाहिए उस पर जो है एक बारीक बीनी से जो है आप नज़र रखते हैं। एक समाजी जहादकार भी मैं कहूँगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौजूद मेहमान मैं संतोष कुमार यादव साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जी वकार साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहरहाल ये जो बिल थी, इसको वक्फ अमेंडमेंट बिल, एक मुतनाज़ा बिल एक कहा गया, बहरहाल लेकिन ये आगे बढ़ी और फिर ये यानी मंजूर कर ली गई राज्यसभा में भी, लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? दोनों तरफ से सरकार के अपने दावे रहे और फिर जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे उनके अपने दावे रहे। एक वकील की हैसियत से, कानूनदा की हैसियत से आप इस हवाले से अगर मोटी मोटी बातें आप कहें तो इसके आप
हित में जाएंगे या इसकी मुखालिफत, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी वकील साहब। सर इसकी न तो मैं हित में हूं और न जी। ही मैं मुखालफत कर रहा हूं, हाँ। लेकिन निश्चित रूप से इसका हम लोगों को समीक्षा करना पड़ेगा कि जो प्रावधान पहले थे और जो अब लाए जा रहे हैं, हाँ। तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो इसके पीछे का इंटेंशन समझने के लिए एक दो मिनट में हम लोग जरा सा पास्ट समझते हैं। जी जरूर। जो वक्फ है, वक्फ का मतलब मैं समझता हूं कि ट्रस्ट हुआ। अगर आम आदमी की भाषा में बोले, समझाने की दृष्टि से बोले तो ट्रस्ट हुआ जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल। तो जो ट्रस्ट है, पहले आपको हिंदू और मुस्लिम को समझना पड़ेगा। जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें दान का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है और वो कंपल्सरी नहीं है। उसमें है कि आपकी स्वेच्छा है तो आप दान करें, अगर नहीं करते हैं तो कोई धार्मिक उसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में जब हम आते हैं तो दान के दो पक्ष हैं जी। एक धार्मिक वो है और दूसरा जो है कि व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि जैसे हिंदू की अगर डेथ होती है तो कोई भी हिंदू जो है उसको जलाया जाता है जी, और कोई मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको दफनाया जाता है। जी हाँ। तो हिंदू कम्युनिटी के लोग जहाँ जलाए जाते हैं, अगर एक व्यक्ति जला दिया गया तो हो सकता है कि जहाँ बाप जले हो वहीं बेटा को भी जला दिया जाए, पोता को भी वहीं जला दिया जाए। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें दफनाई जाती है जी, तो उसके लिए लैंड की जरूरत होती है। एम आई राइट? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। जिसको कब्रगाह हम लोग बोलते हैं। जी हाँ। तो यह जो नेसेसिटी है इस्लाम में लैंड की, जी, तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि इन्हीं पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्था डेवलप की गई उस व्यवस्था का नाम हुआ वक्फ, जो इस्लाम में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों की भलाई करेगी, कल्याण करेगी, साथ में उनकी जो बेसिक जरूरत है जी, जो रिलीजियस जरूरत है उसको फुलफिल करेगी। मैं अगर गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये आप करेक्ट करेंगे अगर मैं कहीं गलत कर जी बिल्कुल वो कर रहा हूं। जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि वक्फ एक यानी वक्फ किसी भी मद में हो सकता है, यानी कि खैर और भलाई के लिए, लोगों की जो है गरीबों की मदद के लिए उसका जो है फ़ायदा उसको पहुंचे। और इसमें ये बुनियादी तौर पर जिस तरह से आपने ख़बरस्तानों का जिक्र किया तो ये भी है कि ज़मीन भी जो है ख़बरस्तान के लिए भी इस्तेमाल में आए। जी 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 बिल्कुल जी। तो ये व्यवस्था जो हुई जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो अपनी कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज आपको डोनेट करना है और उस डोनेशन का सही उपयोग हो जी। चूंकि आज तो हम लोग पैसे के टर्म्स में डोनेशन को देखते हैं, लेकिन अगर आज से हम 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल पहले जाते हैं जी, तो लोगों के पास पैसे नहीं होती थी। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, एक्सचेंज सिस्टम था। बिल्कुल। तो उस समय जो डोनेशन होता था, दान होता था, तो वो जो जिसके पास है वो दे दिया। तो सामान्य रूप से लोगों के पास लैंड होती थी, जमीन होती थी, तो लोग जमीन दे देते थे। जी हाँ। तो अब जो वक्फ है उसके पास जमीन आ गई, लेकिन इसके पहले एक चीज और हम लोगों को समझना पड़ेगा जी। चूंकि वक्फ और वक्फ बिल को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जी। जो प्रॉपर्टी के बारे में जूरिस्प्रूडेंस जो विधि शास्त्र है उसकी अवधारणा है, उसमें एक जगह मैंने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी वह रहा होगा जिसने पहली बार यह कहा होगा कि ये हमारा है। जिसने ये पहली बार कहा होगा वहीं से पोजेशन की कंसेप्ट आती है लॉ में जी जी जी, और ऑनरशिप का कंसेप्ट आता है। हाँ। अब आपको पोजेशन और ऑनरशिप को समझने के लिए कि पोजेशन जो है वो पहले की चीज है, पोजेशन के बाद ऑनरशिप आती है। जी जी जी, अच्छा, राइट? और जी, यानी पोजीशन कब्जा। जी जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ओनरशिप।
अच्छा। सर रजिस्ट्री का तो प्रोविजन बाद में आया ना, जब गवर्नमेंट आई, लॉ आया, कानून आया, तब आई। हाँ एग्जैक्टली, बड़ा बारीक नुक्ता बयान कर रहे हैं आप। जी जी। लेकिन जब सबसे पहले आप इतिहास में जाएंगे, जैसे अभी आप सपोज करिए कि कोई चांद पर अमेरिका जा रहा है, इंडिया जा रहा है, हाँ तो वहां पे अगर कोई लैंड का ऑनर नहीं है तो कब्जा ही होगा ना पहले। कब्जा होगा, बिल्कुल। फिर एग्जैक्ट। उसके बाद जब 4 कंट्री पहुंच जाएगी, तब वहां पे टेरिटोरी बनेगा और रजिस्ट्री का सिस्टम आएगा। हाँ एम आई राइट? और एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बुनियादी बात है, वाज़े तौर पर समझ में आ रही है। जी हाँ। तो ऐसे ही जो है वक्फ के पास, जो लोगों के पास थी, तो लोगों के पास बहुत सी प्लॉट थी, जमीन थी, जिसके पास कागज, चूंकि एक्चुअली है क्या, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। मैं जिस गांव से आता हूं, जिस शहर से आता हूं, हमारे यहाँ 3 पीढ़ी अगर आगे जाएंगे, हाँ सिर्फ 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी का मतलब हो गया, मान के चलिए मुश्किल से 50 साल पहले। हाँ बिल्कुल। 40 साल 50 साल पहले आप अगर जाएंगे, तो उसमें बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमारे दादा ने हमारी माँ को मुंह दिखाई में ये वाला जमीन दे दिया था। हाँ बिल्कुल। इसको हिंदू लॉ में बोलते हैं गिफ्ट। अच्छा जी। गिफ्ट। और मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसको बोलते हैं आई थिंक हिबा। हाँ जी जी, हिबा कर देना, अपनी जिंदगी में हिबा कर देना। जी जी। लेकिन यही जब जैसे जीवित व्यक्ति को हम दे रहे हैं तो ये हो गया आपका गिफ्ट और दान जी। लेकिन अगर हम अपने मृत्यु के बाद अगर ये संपत्ति हम देना चाह रहे हैं, तो इसको हो गया विल। हाँ जी हाँ, विल अंग्रेजी में। लेकिन अगर हम मुस्लिम लॉ में आ रहे हैं, तो जो हमने आपको मुंह दिखाई वाली बातें बताई, तो वहां पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होता है। दादा ने अगर अपने बेटे की बहू को, बेटे की पत्नी को कोई अगर प्लॉट देता है, लैंड देता है, या कोई सामान देता है, या कोई कंगन देता है, तो कोई वहां पे डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होता है। जी हाँ। एम आई राइट? और जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन परिवार के सारे सदस्य, गांव के सारे सदस्य सब ये मान लेते हैं कि, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इन्होंने दे दिया तो दे दिया। हाँ। अब जो दान की जो डिफिनीशन है, जो गिफ्ट की वो है, उसमें 3-4 स्टेज है। हाँ। जो जिसमें वो पूरी होती है। दान के लिए सबसे पहले एक वैलिड सामान होना चाहिए और उस पर उस व्यक्ति का आधिपत्य होना चाहिए। जी जी। दूसरा है कि दान उस देने की इच्छा से घोषणा होनी चाहिए। तीसरा, घोषणा के बाद पोजीशन का एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये मैं बेसिक बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग वक्फ बिल पर ढंग से बात कर सकें। जी जी जी। तो इतने स्टेजों के बाद जो है ना, दान कंप्लीट हो जाती है। अगर हिंदू लॉ में भी बात करें तो, मुस्लिम लॉ में भी बात करें तो, जी मूल चीजें यही है। अब हम लोग आते हैं वक्फ पे। तो वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है जी, उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो 20 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले जी लोगों ने जो है वक्फ को दे दिया, और कायदे से उनके पास उस प्लॉट की रजिस्ट्री का कोई कागज नहीं था। हाँ। उनके पास कोई कागज नहीं था और वक्फ को दिया, तो वक्फ ने भी उसकी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा पाई। जी। अब इस तरीके से चीजें चली आ रही हैं। इसको जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, जिसको वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। हाँ। एम आई राइट? और एग्जैक्टली। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि कोई अगर वक्फ जो है लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी यूज कर रही है, हाँ। और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, तो वो उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब जो सरकार ने ये जो बिल लाया, इसमें इस क्लॉज को हटा रही है। हाँ। अब करिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है अगर डिस्प्यूट होगा, तो वक्फ बाय यूजर उसको नहीं माना जाएगा। तो अब तो इससे क्या होंगे कि जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, बहुत सी प्रॉपर्टी है जिस पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वहां पे विवाद क्रिएट कराए जाएंगे। और विवाद क्रिएट कराने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसकी बोर्ड होगी, वक्फ बोर्ड जी। वक्फ बोर्ड में जो है 2 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे।
अब उसके बाद कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो जिसमें फाइनल अथॉरिटी जो है मध्यस्थ अपॉइंट करने का गवर्नमेंट के पास पावर होगा। तो अब इस तरीके से जो वक्फ की जो स्वायत्ता थी, जो स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता थी जी, वो खत्म हो गई, पहली बात। दूसरी बात, जो वक्फ का निर्माण है, ट्रस्ट का निर्माण है, ये वेलफेयर के लिए किया गया। वेलफेयर पार्टिकुलरली किसी एक पार्टिकुलर सोसाइटी के लोगों का के वेलफेयर के लिए किया गया है जी हाँ, वेलफेयर एट लार्ज के लिए नहीं है। वेलफेयर फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। व्यक्ति डोनर है, हाँ, मुझे लगता है कि वही उस प्रॉपर्टी का संसाधन का बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है। कोई अगर थर्ड पर्सन आएगा तो वो बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। अब जो बातें हैं, यह जो एक पर्सनल लॉ का हिस्सा है, वक्फ ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है। मैंने हम लोग पहली डिबेट में पर्सनल लॉ भी डिस्कस किया था जी हाँ। तो ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है। इसको सरकार चाह रही है कि सेकुलर बनाए, क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम व्यक्तियों को वो लाना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ संविधान हमारा सेकुलर है, उसको ये कहते हैं कि हमें हिंदू बनाना है। हिंदू कहने का मतलब ये है कि हम जो है संविधान बदलेंगे या दूसरे संविधान लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जो है उसको बिगाड़ रहे हैं, जो जहां नहीं करना है वहां कर रहे हैं। तो ऐसी चीज है। अब इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जी। तो जैसे वक्फ में मैं कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रस्ट है, उसमें हर समय में जो उसके ट्रस्टी हैं, वो सारे ट्रस्टी अच्छे होंगे ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं जी हाँ। तो अब जैसे पहले जो था कि अगर कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो सेक्शन 107 के तहत जो हमारे यहाँ मियाद अधिनियम है, लिमिटेशन एक्ट जी, लिमिटेशन एक्ट का जो दायरा है वो ये कहता है कि कोई भी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हाँ, 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति उस पर एडवर्स पोजीशन में रहता है, कब्जे में रहता है, हाँ हाँ, और उस बीच में जो है जो उसका रियल ऑनर है, अगर वो क्लेम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस प्रॉपर्टी का स्वामी मान लिया जाएगा, मतलब मालिक मान लिया जाएगा, ऑनर मान लिया जाएगा। अब जो है इस प्रोविजन को ये न्यू एक्ट से हटाया जा रहा है। अब इसको जो है 12 साल के क्राइटेरिया में लाया जा रहा है जी। अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मैनेजमेंट ट्रस्ट को डरा करके, धमका करके, मतलब वक्त को डरा करके, धमका करके अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक कब्जे कर लेता है, तो ये जो ट्रस्ट की जो वक्त की जो प्रॉपर्टी होगी वो हाथ धो देगी। इसीलिए जो है जब ये एक्ट लाया गया था तो इसको लंबा समय दिया गया था कि अगर कोई एक व्यक्ति गलती करे तो दूसरी जो मैनेजमेंट आए वो इसको सुधार ले। जी। अब यहाँ पर कुछ सवाल ये होते हैं, जैसे अमित शाह साहब ने जो मुखातब किया था लोकसभा में, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल, जिस तरह से आपने भी सवाल, लेकिन आपकी थोड़े से डिफरेंट है। जिस तरह से आपने पोजीशन और ओनरशिप की बात की, बड़ी मतलब बारीक भी वो जो है आपने उस पर जो है नज़र डाली, वो भी बड़ा मजबूत पॉइंट है कि पोजीशन पहले होता है, उसके बाद ओनरशिप होती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो सवालात खड़े किए गए, तो एतराज़ किया गया, तो उसका उन्होंने एक अपना जो है जवाब जो दिया, उसमें उन्होंने सीधे से रद्द कर दिया कि जितने एतराज़ात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का जो वक्फ है, उस वक्फ में किसी भी तरह की कोई मुदाखलत सरकार की नहीं है, और ये जो बोर्ड है या फिर बोर्ड की जो निगरानी करने वाले जो नॉन मुस्लिम जो एक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ निगरानी करने वाले हैं। वो आपके वक्फ का जो मंशा है उसमें जो है मुदाखलत करने वाले नहीं है, बल्कि वो उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और फिर उन्होंने बात की कि जिस तरह से जो डिस्प्यूट्स हो गए हैं या फिर जो वक्फ की जो लैंड्स हैं इस पर जो कब्जे कर लिए गए हैं, या फिर जो किराएदार थे वो जो मकानदार बन गए उसके, या फिर हम ये कहें कि मालिक बन गए हैं, तो वो मामलात को देखा जाएगा, डिस्प्यूट्स को देखा जाएगा, और एक्चुअल जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ किया गया था, वो प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज़ हो,
तो वो था गरीब मुसलमानों के लिए। तो वो गरीब मुसलमानों को इतने बरसों में फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि जिन्होंने इसको अपने हाथ में लिया वो इससे फ़ायदा हासिल करते रहे। इसकी बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी। इसमें से ये भी मिसाल दी कि एक 5 स्टार होटल है जिसका जो है 12,000 रुपये किराया आ रहा है। तो सोचने वाली बात है कि एक 5 स्टार होटल का किराया 12,000 रुपये किस तरह से अदा किया जा रहा है वक्फ को, तो वो 12,000 रुपये गरीब को पहुंचेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार, उन्होंने ये बताया कि उसका मंशा ये है कि वक्फ में कोई मजहबी एतबार से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। अब वो प्रोटेक्शन में जो सवालात आप खड़े कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम लोगों के रिलीजियस जो मैटर्स हैं उसमें कोई मुदाखलत करें, बल्कि रिफॉर्म हम ला रहे हैं। सर, वो किसान बिल जो लाए थे जी, वो किसानों की जिंदगी में भी रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, लेकिन किसानों ने भी उसे वापस कर दिया। और लगभग 1-1.5 साल तक किसानों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी जी, और लड़ने के बाद वो बिल वापस हुए। और वो क्या लाना चाह रहे थे एक्चुअली किसानों को भी नहीं समझ में आई। बाद में खैर उन्होंने वापस ले लिया। वक्त में भी यही है, वो जो है गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं। और जब वो सत्ता में आए थे तो चप्पल वाले को हवाई जहाज में वो बैठाना चाह रहे थे, लेकिन जो जूते वाले थे ना, आज वो भी हवाई जहाज में नहीं बैठ पा रहे हैं। ट्रेन की जो टिकट है वो हवाई जहाज के बराबर हो रही है। और जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और जहां तक गरीबों की बात है तो गरीबों के नाम से ही सबसे ज्यादा अमीर लोग शोषण करते हैं। तो जो वो कह रहे हैं वो किस सेक्शन के द्वारा और किसके द्वारा ये चीजें हो। अगर कोई वक्फ जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ का जो मैनेजमेंट है जी, अगर वो मार्केट रेट से कम पे अगर लैंड अवेलेबल करा रहा है जी, तो वैसे लैंड को और वैसे को जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन पर जुर्माना लगनी चाहिए ना। जुर्माने का प्रोविजन होना चाहिए ना कि आप मार्केट रेट से कम में नहीं देंगे। अगर मार्केट रेट से कम में देते हैं, मार्केट रेट से अगर 10% से ज्यादा कम होता है आपका रेट, तो आपसे जो है रिकवरी किया जाएगा। है कोई प्रोविजन? अब मतलब कानून बनने के बाद शायद वो सारी चीज़ें उस पर अमल किया जाएगा, काम किया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो है लॉ के तहत जिस तरह से आनी चाहिए उसका जो है फिर से सारे मामलात हैं जिसके हवाले से आगे होगी बात। सरकार का ये मतलब मंशा जाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम वो सारी चीज़ें जो कमियां रही हैं उसको दूर करेंगे इन्हीं प्रोविजंस के साथ। नहीं सर, अगर जब आप किसी के लिए आप एक्ट ला रहे हैं और वही नहीं है तो फिर किस लिए एक्ट ला रहे हैं? इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। अच्छा, अब जो मीडिया में बातें चल रही है, मैंने एक बात सुना, कुछ लोगों ने ये बात भी उठाया कि ये पूरा वक्फ एक्ट जो संशोधन जो नया विधेयक लाया गया वो इसलिए लाया गया है कि अंबानी की जो घर है उसको बचाया जा सके, वो भी वक्फ के जमीन में है जी। और जब मैंने इसको जानने की कोशिश की तो मुझे इसमें भी फैक्ट नजर आई। मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस भी इशू किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% क्या है, प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स है, तो मैं फैक्ट जब तक नहीं देखूंगा तो कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्राइमा फेसा ये बातें तो मुझे लगी कि जो अंबानी जी का घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और डिस्प्यूटेड लैंड है वो। तो जो मोदी जी अब तक बातें बोले हैं उनकी कौन सी बातें सही हुई कि हम यकीन कर लें? उन्होंने 2022 से पहले तो वो कहते थे कि हर गरीब को घर मिलेगा। 2022 आया था, घर बोलना भुला गए। आप बताइए कि इस देश के कितने गरीबों को घर मिला है जी? वो तो कह करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताइए ना किस साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? शायद संतोष कुमार साहब वक्त लगेगा, क्योंकि पिछली सरकारें यानी कई दहाइयों तक उन्होंने हुकूमत की थी। इस सरकार को तो अभी तो बस 10 बरस हुए हैं, अभी 3rd टर्म चल रहा है, तो अभी वक्त देना चाहिए ताकि जो है वो बहुत यानी एक अरसे दराज की जितनी गलतियां थी
उन सबको सुधार सके, तो अब फौरी तौर पर गलतियां वो क्या थी? IIM बनाना, IIT बनाना, भाभा इंस्टीट्यूट खोलना, मेम्स बनाना, क्या गलतियां थी? गलतियां ये थी कि जो है जिस दौर में हमें आजादी मिली थी, हमारे पास खाने के लिए साधन नहीं था, अनाज नहीं उपज पा रही। वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की और 70 साल में जो है हम इस लेवल तक आ गए कि हजारों टन हमारे अनाज सड़ रहे थे गोदामों में जी। उसके बाद जब मोदी जी को सत्ता मिली तो हमारे पास सब चीज था, और मोदी जी के पास सत्ता आई तो सबसे पहले उन्होंने रेल बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, LIC बेच दी। 70 साल के इतिहास में पहली बार RBI से जबरदस्ती सरकार ने पैसे लिए, बैंक के सारे पैसे लूट लिए गए ऑर्गेनाइज तरीके से। वकील साहब, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं। छुपाने के लिए बैंकों का मर्जर किया गया। हम ग्लोबल जो चेंज है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम अपना रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, तो देश हित में किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अक्सरियत बिलमुकाबिल आइन, यानी मेजॉरिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा चल रहा है? क्योंकि बात ये भी हो रही है कि नंबर्स की बुनियादों पर सारा मामला हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो किया जा रहा है वो क्या देश हित में है या देश हित में नहीं है। अब अगर हम देखें इस सरकार के आने के बाद से, इस सरकार का ये दावा रहा कि बहुत सारे मामला ऐसे रहे जो पिछली जिन्होंने भी हुकूमत की उन्होंने उसका पास व लिहाज नहीं रखा, जिसकी वजह से मुल्क कमज़ोर हुआ, और हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिसी भी थी, फॉरेन पॉलिसी भी थी, वो भी यानी आज जिस तरह से आज हम विश्व गुरु बने हुए हैं, आज हमको जो है रशिया की भी ज़रूरत है, रशिया को भी हमारी ज़रूरत है, अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, वेस्ट भी हमारी तरफ देख रहा है और इधर दूसरे ममालिक भी हमारी तरफ देख रहे हैं, और फिर साथ ही साथ जो मुल्क को अंदर से मजबूत करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात थे, सरहदात हमारे महफूज नहीं थे, तो मोदी सरकार के आने के बाद वो सारी चीज़ें की गई हैं। एक मजबूत जो है एक पॉलिटिकल विल जिसको कहा जाए वो किया गया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है दी जाती है हर इलेक्शन में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, वो है दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया। यानी देश जब तक अंदर से मजबूत नहीं होगा तब तक जो है वो तरक्की करे और वहाँ के गरीब जो है गुर्बत दूर हो, वो सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो इस सरकार का सबसे पहला स्टेप यही था कि देश को मजबूत बनाया जाए। मजबूत बनाने से मुराद ये है कि जो ख़तरात हैं उनको दूर किया जाए। वो ख़तरात किसी भी तरह से हो सकते हैं, किसी के भी तरफ से हो सकते हैं, उसको दूर करना एक आम एतबार से हम इन टोटलिटी देखते हैं कि किसी भी प्रवक्ता अगर बीजेपी के हों तो वो यही बात करते हैं कि हम अंदर से मजबूत बना रहे हैं। अब रहा सवाल देश की तरक्की करने का, वो सारी चीज़ें तो पैरेलल चल ही रही हैं। तो बहरहाल ब्रेक से पहले जिस तरह से एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब ने, जब मैंने उनसे कहा कि ये इरादे सरकार के हैं और पिछली सरकारों की जानिब से ये चीज़ें कमियाँ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल आज क्या थोड़ा सा आईना उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन मैं वकील साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करें, दफ़ा 370 को ख़त्म करने की बात करें, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, और साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड की बात करें, तो इन तमाम मामलात में सरकार का जो बुनियादी मुद्दा यही है कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं और बहुत सारी जो खराबियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, जो हम लोग बात जहाँ पे छोड़े थे, बिल्कुल वहां से स्टार्ट करें जरूर। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जी। उन्होंने राज्यसभा में कहा था, उन्होंने कहा था अपने स्पीच में कि जब सारी चीजें इन्होंने बेच दी तो इनको वक्फ की प्रॉपर्टी आ गई। तो वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर था कि वो जो बेचने से ऐसे इसको ना कहा जाए, बल्कि प्राइवेटाइजेशन अगर किया जा रहा है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए हम कर रहे हैं, ताकि इसका जो है फ़ायदा देश को हो। क्योंकि वही पुरानी अगर हम रूट पर चलें तो बहुत सारे शायद हमारे लिए बाधाएं थी, तो उसको दूर करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इस वजह से ये कदम उठाया गया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना जी कि विकास और विकास के नाम पर देश का विनाश किया जा रहा है। विकास का मतलब जो है लैंड से नहीं है, रोड से नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर से नहीं है। विकास का मतलब यह है कि देश में 100% आबादी है,
जी। तो 100% लोगों का विकास कैसे होगा? लेकिन देश की जो 97% प्रॉपर्टी है वो 3% लोगों के पास है। जो प्रॉपर्टी का जो दायरा है वो बिल्कुल सिक्योर करके सर्टेन परसेंटेज लोगों के पास आते जा रहा है, और देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, इस देश का ST SC OBC माइनॉरिटी, ये जो है इसको शिक्षा जो मिल रही थी, अब एक बात बताइए कि अगर आप जो स्कूल में, जैसे मैं पढ़ करके आया हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं जी, और मैं अपने जैसे बहुत से लोगों को मानता हूं इस देश के, मुझे लग रहा है कि 60% IAS IPS जो है ना, जी, जो आज के डेट में होंगे या आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जाएंगे, तो 60% IAS IPS जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का जो है लैंड बेची जा रही है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो कल के डेट में जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लायक तो बन लीजिए। अगर आप आज क्लास में टीचर होता है, वो पढ़ाना चाहता है बच्चे को, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे, आप ये मान ले रहे हैं? और देश के कितने % गरीबों के पास मोबाइल है, लैपटॉप है? तो उसके विकास की तो बातें आप नहीं कर रहे। वो तो आपके विकास से बिल्कुल, देश का जो बड़ा हिस्सा है, अब अगर हम इनके डाटे के हिसाब से बात करें जी, तो इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग को ये अनाज देके यहाँ 5 किलो, और 40 लाख लोगों को ये बताते हैं कि जब हमने गरीबी रेखा से नीचे लाए। तो यानी कि इनके सरकार में अगर हम 80 प्लस 40 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 120 करोड़ लोग। जी जी, 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा में, 40 करोड़ लोग जी। तो इतना बड़ा अगर डाटा है, अगर हम 80 करोड़ को ही मान लेते हैं जो ये कहते हैं, तो क्या वो 5 किलो अनाज जिनको देते हैं वो मोबाइल खरीदने की स्थिति में है, लैपटॉप खरीदने की स्थिति में है? वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे? अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो उनके लिए आप जो है कोई भी हाईवे बना दो जी, कोई भी वो मतलब आप जो है वो कोई भी पार्क बना दो, उसका क्या मीनिंग है उनके लिए? तो विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। आप अमेरिका के हिसाब से अपने विकास को नहीं आंक सकते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो जो पिछली सरकारें थी उसमें हमारी काउंटिंग जो है विकासशील देशों में होती थी, अब तो हम उस लिस्ट से भी बाहर हो गए। हमारी तुलना बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों से हो रही है। तो ये बातें जो है ना बिल्कुल गले से नहीं उतरती है। हमारे कर्जे भी जो है जी लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जे हो गए। तो सब कुछ बढ़ता जा रहा है, फिर हम कैसे ये मान लें कि हमारे अच्छे दिन आ गए? अब हम तो ये बताते हैं और ये बात जो है बताई जाती है कि दुनिया, यानी सारी दुनिया को जो है हमारी ज़रूरत है, और दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमारी GDP जो है यहाँ से यहाँ 5 ट्रिलियन तक जो है पहुँचने जा रही है, और रशिया को भी हमारी ज़रूरत है, अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, और भारत देश के लोग कहाँ नहीं हैं, हर मकाम पर है, और हम अपनी जो है अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, और सारी दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है और वो इन्वेस्ट यहाँ पर करना भी चाहती है। बहुत सारी चीज़ें जो तब्दील हो गई हैं, ये एक आम एतबार से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हुए नजर आते हैं हमको। सर वो बातें तो वो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन उनकी बातें जो है वो सत्य होती दिखती कहाँ है? आप बता दीजिए। उनकी हर बातों में तो झूठ निकल करके सामने आती है। पूरे देश में उन्होंने पीट दिया 370 हमने हटा दिया, आर्टिकल 370, जबकि जो चीजें उन्होंने हटाया है वो 370(2) के प्रोविजन में हटाया है, 370 नहीं हटाया है। पूरे देश की मीडिया और पूरे देश के बौद्धिक लोग या तो झूठ बोलते हैं या उन्हें पढ़ना नहीं आता। जो उन्होंने हटाया है, जरा एक बार आप उनसे बोलिएगा कि वही मुझे दिखा दो, आप अपना वो नोटिफिकेशन गजट दिखा दो जी, उसमें आपको 370(2) का जिक्र मिलेगा। अगर 370 हट गई तो 370(2) कहां से आ गया था? तो इनका झूठ बोलने का जो है पुराना धंधा है, और झूठ के अतिरिक्त ये सत्य किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं। तो
यहाँ पर संतोष साहब, यहाँ पर इस बात को भी माना, ठीक है आपने जो अपने बात रखी है, लेकिन यहाँ पर यह है कि वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं देश के लिए, देखिए देश सुरक्षित रहना ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे ज्यादा जरूरी है जी, वन नेशन वन एजुकेशन करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है वन नेशन वन बोर्ड, वन मेडिकल फैसिलिटी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो वन फूड स्टैंडर्ड, खाने का स्टैंडर्ड जो है गरीब से लेकर अमीर का सबका एक होना चाहिए। नहीं कि प्रधानमंत्री की अगर वो है तो 56 वो प्रधानमंत्री खाए और गरीबों के जो है खाने में जो है रोटी और दाल न मिले। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है। नहीं तो वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर इसको आगाज समझा जाए, इसको जिस तरह से आप कह रहे हैं, हो सकता है उधर भी आएंगे, लेकिन इसको अगर हम एक स्टार्टअप समझे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी, जिस देश के बारे में ये कहा जाता है कि भारत जो है एक रंगी चुनरी नहीं है, बहुरंगी साड़ी है। अच्छा। जिसमें हजारों बोली है, हजारों भाषा है, हजारों जाति समुदाय, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं। सबकी सर्कमस्टांसेज अलग है, सबकी भिन्न भिन्न थिंकिंग है, सबकी अलग अलग मान्यताएं है, सबकी अलग अलग परंपरा है। और एक कुछ नहीं होता है, एक से कुछ नहीं होता है। एक के साथ जब दो मिलता है ना, जैसे यही सवाल जो है कन्हैया कुमार से किसी ने पूछा था, कन्हैया कुमार ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मेरे माँ और पिता दोनों के मिलने से मैं पैदा लिया। अगर मेरे माँ और पिता नहीं मिलते तो मैं पैदा नहीं लिया होता। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब तक एक दूसरे से लोग मिलेंगे नहीं, समूह नहीं बनेंगे, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये एकेश्वरवाद की थ्योरी जो है ना, हर चीज पर लागू नहीं की जा सकती है। ये जो है राजतंत्र का मॉडल है, लोकतंत्र का मॉडल नहीं है। लोकतंत्र में सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। और जो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव एक साथ होंगे और जो सरकार आएगी वो अपनी मनमानी करेगी। और ये जो सरकार है ये इसलिए लाना चाहती है कि एक तो सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार को जो इलेक्शन का जो हमारे यहाँ मॉडल है ईवीएम पे हम ऑलरेडी हम लोग संदिग्ध हैं। हमको विश्वास नहीं है, हमारे जैसे हजारों लोग होंगे जिनको विश्वास नहीं होगा, करोड़ों लोग होंगे और वो लोग होंगे जिनको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश की नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ईवीएम नहीं बनाया है, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम नहीं बनाया है। इस ईवीएम का निर्माण जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों, जापान जैसे देशों ने बनाया है। जी, तो जब अमेरिका, जर्मनी, जापान ने बनाया तो वो अपने लिए अगर सुरक्षित नहीं मानता है, वो कहता है कि ये हैक हो सकता है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन किस आधार पर कह सकता है कि हैक नहीं हो सकता है? जिस चीज को तुमने बनाया नहीं, आपने इसकी रिसर्च नहीं किया, आपने इसका आविष्कार नहीं किया, उसको आप कैसे ये दावा कर सकते? तो एक तरफ तो हमारा उधर संदेह है, दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई सरकार, सपोज करिए कि मैं इंडिया में अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि हमारा दुश्मन चाइना है, जी, चाइना ने हमारा ईवीएम हैक कर दिया और हैक करके प्रोपोगेट करके किसी सरकार को हमारे यहाँ स्थापित कर दिया। लोग मतलब राज्यसभा में भी हो गया, लोकसभा में भी वही हो गया, स्टेट में भी वही हो गया। अगर वो अपनी नीतियों को लाना चाहता है तो उस सरकार के माध्यम से इजली ला देगा। अब जनता के पास क्या ऑप्शन बचता है? वैसी परिस्थितियों को जरा इमेजिन करिए और इमेजिन करके सर आप मुझे बताइए। अब ये कहा जाता है कि भाई पहले भी बूथ कैप्चर्स हुआ करते थे, पहले भी जो है आशंकाएं थी। डाउटलेस सर, बूथ कैप्चर हुआ करते थे और आज भी अगर बैलेट से होगा तो बूथ कैप्चर होंगे। लेकिन बूथ कैप्चर कितने हो सकते हैं? हमारे देश में 545 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। जी हाँ। 545 में कोई पार्टी 5 कंस्टिट्यूएंसी प्रभावित कर लेगी, 25 कर लेगी, 100 कर लेगी। 100 से ज्यादा कोई पार्टी नहीं कर पाएगी आज के डेट में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें, अगर सॉफ्टवेयर के लेवल पे गेम होता है तो आप 545 में आप चाहे तो 400 कर लो, 2 मिनट में 10 सेकेंड में लगेगा।
तो जो आप खुद देखिए कि जो चोरियां होती थी पहले, जैसे कोई जा रहा है बाइक वाला गाड़ी वाला, उसको डरा दिया धमका दिया, रॉबरी होती थी जी। लेकिन आज जो ऑफेंस हो रहे हैं, आज जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, दोनों का मात्रा एक है क्या? बिल्कुल नहीं जी। जो साइबर क्राइम होता है वो हमेशा उसका डायमेंसिटी बहुत बड़ा होगा, रेंज बहुत बड़ा होगा। बड़ा, बिल्कुल। तो ये जो खतरा है, ये लोकतंत्र पे खतरा है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। अब इस हवाले से अगर हम देखें तो अदालतों को भी बहुत सारे यानी कि लोग रुजू किया है उन्होंने। अगर हम वामन मिश्रम की बात करें तो उन्होंने भी जो है अदालत में जो है ख़ुद सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन ख़ुद अदालतों की जानिब से इस बात को जो है ख़ारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा एक आज़ाद एक अथॉरिटी है, एक इदारा है। तो हम फिर किस पर जो है मतलब अगर नहीं करेंगे तो कौन सी चीज़ों पर बिलीव नहीं करेंगे? अब करना ही पड़ेगा। देखिए, ये अदालत का मसला ही नहीं है जी। हमारे यहाँ चुनाव कैसे हो जी, ये लोकतंत्र का मसला है, लोगों का मसला है, लोगों के बहुत मतलब संसद का मामला है जी। न्यायालय का मामला नहीं है। न्यायालय में एक व्यक्ति बैठता है जज बनकर, और लोकतंत्र में हजारों लोग होते हैं। तो कभी भी जो है जो न्यायालय में बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है सोसाइटी का। जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही जजेस डेवलप होंगे, वैसा ही एडवोकेट डेवलप होंगे, वैसा ही डॉक्टर डेवलप होंगे। तो एकदम से किसी एक व्यक्ति के ओपिनियन को बिल्कुल हम 100% सही या 100% गलत हर रेस्पेक्ट में हम नहीं मान सकते हैं। तो ये मसला ही नहीं है, ये मसला संसद का है। अब आप संसद का कह रहे हैं तो संसद तो नंबर पर चलता है, और नंबर की बात करें तो जिसको नंबर देना है जायद, वो जनता ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी दे रही है। तो फिर अब जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में फिर बात बाकी क्या रहती है? मतलब अब फिर डेमोक्रेसी अपना काम कर रही है, जिसकी मेजॉरिटी है वो जैसा चाहे वैसा करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि आप जो फैसले लेंगे ना, अगर आप सरकार में हैं या न्यायपालिका में हैं, तो हम आपके फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपके फैसले और आपका सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं। ये मैं तय करूंगा कि आपके फैसले का रिस्पेक्ट करना है कि नहीं करना। तो डेमोक्रेसी में हम जो फैसले सरकार के हैं या होते हैं उसको मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं, हाँ, लेकिन उस फैसले का रिस्पेक्ट करने के लिए हम बाध्य नहीं। वो हम अपने स्वविवेक से तय करेंगे। यही वजह है कि बहुत सी कानून आती है और बहुत सी कानून आई और लोगों ने, जनता ने सड़क पे उतर करके विरोध किया। तो ये जनता का अधिकार है। एक्चुअली जो कानून बनाने का जो फॉर्मेट है वो पब्लिक ओपिनियन बेस्ड है। तो वो जनता के पास तो फिर वोट का अधिकार भी है, तो फिर वोट के जरिए दें तो फिर बात यही होगी कि सर वोट पे ही तो संदिग्ध है। एक तबका कह रहा है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, दूसरा तबका कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, इलेक्शन कमीशन ही हाईजैक हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ईवीएम हैक नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ही हैक हो गया है। अच्छा। तो मसला तो ये है। अब मसला ये है कि एक पार्टी कोई काम नहीं करती। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग जीत करके आते हैं जिनको लाठी और डंडे से जनता पीट रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम में वो भी चुनाव जीत गए। अब जो है उत्तर प्रदेश में एक सांसद है टेनी जी, और वो वहां पे उनके बेटे ने 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हाँ। मतलब 8 किसानों नहीं, सॉरी, 4-5 किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिनकी मौत हो गई। और वहां पे उत्तर प्रदेश में उसी डिस्ट्रिक्ट में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जी थी। जी हाँ। अब ये चीजें जो है या तो हमें ये मानने पर बाध्य करती है कि भारत के लोग बहुत क्रूर हो गए, उनके लिए जो है दया भाव नहीं है किसानों के उनके अंदर। जहां पे 8 किसान मर जाए इस तरह की घटना में, 4 किसान मर जाए, 5 किसान मर जाए, और वहां पे सारा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीत जा रही। तो ऐसे परिणाम है। कुछ ऐसे परिणाम आते हैं जहां पे उम्मीदवार कहता है कि मैंने अपना वोट दिया और उसको उसी का वोट नहीं मिला। जी। तो अब जो है हम वहां पे ईवीएम पे यकीन करें या उस उम्मीदवार पे यकीन करें? ठीक।
ये भी एक ऐसा कोई कंक्लूजन या कोई तथ्य नहीं है जो उस उम्मीदवार पर मतलब डिसबिलीव करने का हमको कारण दे, जो खुद उम्मीदवार है कह रहा है कि हमारा वोट हमको नहीं मिला। तो ऐसा कोई तथ्य तो नहीं है जिस पर ये बिलीव कर लिया जाए कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा। जी मैं संतोष साहब आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरह से हमने जिक्र किया कॉमन सिविल कोड के हवाले से, ठीक है, आपने जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बात की और फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से भी हमने बात की, अब बात यानी कि जो सरकार के एजेंडे हैं उसमें कॉमन सिविल कोड इनके यानी मैनिफेस्टो में है और इस पर जोर दिया गया, उस पर यह कहा गया कि ये ज़रूरी है और सारे देश में, जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड में देखें बिल्कुल इसको जो है नाफिज कर दिया गया। अब दीगर स्टेट्स में भी हमारे होम मिनिस्टर साहब ये कहें कि इसको तो जो है हम लागू करके रहेंगे। अब उसके जितने वो लाभ फायदे और उसकी ज़रूरत पर जोर देते हैं वो आप भी अच्छी तरह से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर नाजरीन भी हमारे जो है इसको बार बार सुनते आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्यों ना हो ऐसा, मतलब ये सवाल किया जा रहा है क्यों ना हो सबके साथ सबके लिए जो एक जैसा कानून हो। सर सबसे पहले ये तो मतलब पता चले ना कि उनका उद्देश्य क्या है। जो हमारा आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म अपने धर्म मानने की आजादी, धार्मिक आजादी है। अब जो हमारे आपको जवाब ये मिलेगा कि धर्म के हवाले से कौन बात कर रहा है, धर्म की आजादी रहेगी सबको, वहीं आ रहा रहेगी आजादी सबको। जी जो हमारे यहाँ म्युनिसिपल लॉ है, हाँ, जो प्रोसीड्यूरल लॉ है वो तो सेकुलर लॉ है जी। सीपीसी तो ऐसा है नहीं कि हिंदू के लिए अलग है मुसलमान के लिए अलग है। इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए अलग है मुसलमान के लिए अलग है। आईपीसी तो है नहीं कि ये मतलब बीएनएस की बात करें अब, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अलग है। तो जो हमारे म्युनिसिपल लॉ हैं, जो हमारे प्रोसीड्यूरल लॉ हैं, वो सारे सेकुलर लॉ हैं। अब आप पर्सनल लॉ के पीछे क्यों पड़े हैं? वो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप क्यों लाना चाहते हैं? कौन सा ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाहते हैं? इससे बता पर्सनल लॉ में जो यानी बुनियादी जो हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे अगर कोई टकराते हैं तो उसको जो है खत्म किया जाए। टकराते हैं जरा मुझे बताइए आप। अब जैसे ट्रिपल तलाक के हवाले से जो कुछ बात की गई या फिर दीगर जिस हवाले से बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से जितने बातों को निकाला जा रहा है, यानी बीजेपी के हवाले से मैं कह रहा हूं कि वो जितनी चीजों को टारगेट कर रहे हैं, एक से ज्यादा शादियां करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यही मुद्दे बन रहे हैं, तो उसको शायद निकाला। ये मुद्दे बन रहे हैं तो आप मुस्लिम लॉ में अमेंड करके ले आइए। किसने रोका है आपको? आप मुस्लिम लॉ तो लागू है ना देश में, तो आप मुस्लिम लॉ में अमेंडमेंट लेकर के ले आइए। क्या दिक्कत है आपको? किसने रोका है आपको? तो ये कहा जा रहा है कि वही करना मकसद है। नहीं, वही करना मकसद है तो क्यों आप इसको लाना चाह रहे हैं? आप मॉडर्न लॉ को अमेंड करिए, ले आइए जो लाना है आपको। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं 2 शादी 3 शादी, मेन मकसद इन लोगों का यही होता है। ये शादी पर ही आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ऑफेंस बना रखा है। एक से ज्यादा शादी करना इंडिया में जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें ऑफेंस है। लेकिन उसके लिए विक्टिम आए सामने, आगे करे कंप्लेंट, पहले विक्टिम तो हो। तो आपको सिर्फ चिल्लाना आता है। जहां अगर विक्टिम है उसके पास ऑलरेडी लॉ में प्रोविजन है। बायोगेमी हमारे यहाँ ऑफेंस है, एक से ज्यादा शादी करना ऑफेंस है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए है। तो ये सेकुलर लॉ ही तो है, ये यूनिफॉर्म ही तो है। नहीं, अभी तक तो मुस्लिम्स में तो ये चीज नहीं है वकील साहब। अगर हम देखेंगे तो जी, मैं आपको रोक रहा हूँ जी। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, इससे पहले जो इंडियन पेनल कोड होता था जी, उसमें 294 बायोगेमी के लिए सेक्शन था। एक से ज्यादा अगर शादी करेंगे तो उसमें जो पत्नी होगी, जो विक्टिम होगी, वो कंप्लेंट कर सकती है। ये लॉ था जी। और यह जो है ये सेकुलर लॉ है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कोई भी कर सकता है। तो ये जो है ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। अब रही बात कि जो पर्सनल लॉ है ये बेस्ड ऑन
रिलीजन है, इसके पीछे पर्सनल लॉ के पीछे जो पर्पस था किसी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं है, किसी व्यक्ति को सजा देने का नहीं है, किसी व्यक्ति को चारित्रिक हनन के लिए नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है कि परिवार जो संस्था है इसको कैसे मेंटेन रखा जाए, और परिवार के संस्था को मेंटेन करने के लिए 3 साल के सजा देने की प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है जी। 5 लाख रुपए दंड, 3 लाख रुपए और 50,000 रुपए दंड लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो परिवार संस्था है इसको मेंटेन करने के लिए पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी विवाह डाइवोर्स तलाक ये चीजें तय होती है, परिवार का मामला है, परिवार के अंदर का मामला है। इसीलिए जो है इसको आजादी दी गई, चूंकि आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, जो रिलीजन होगा, जैसे आप जिंदगी जिएंगे उसी हिसाब से आपका परिवार होगा, उसी हिसाब से आपकी सोच होगी। चूंकि बहुत सी चीजें होती है कि अगर आप जो है तमिलनाडु में अगर आपका जन्म होगा तो बहुत सी चीजें आपकी सही होगी, लेकिन बिहार में वही बहुत सी चीजें गलत कराएंगी। जी हाँ, रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगा जी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें तब्दील है। तो इसी को ध्यान में रख करके जो लॉ का 2 पार्ट बनाया गया, पर्सनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ, ये लॉ का जो बंटवारा किया गया किस उद्देश्य के लिए किया गया? एग्जैक्टली क्योंकि लॉ बनाने वाले लोगों को इस बात का नॉलेज था कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये चीजें टकराएगी। लेकिन आज जो है लॉ बनाने वाले लोग मूर्ख हैं, जिनको कानून का बेसिक नॉलेज नहीं है, और उनको नॉलेज भी है तो सिर्फ और सिर्फ मिसयूज करने के लिए। बिल्कुल। अब अगर आपको मोहम्मदन लॉ से या हिंदू लॉ से कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कर दीजिए। अगर आप यूनिफॉर्म ला रहे हैं तो आप एक नया लॉ जरा बना लीजिए, तब तो आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो उत्तराखंड में लागू हुआ है जी, वो तो सारे हिंदू लॉ का कॉपी है। आपने नया क्या बनाया है? एग्जैक्टली आप बता दीजिए कि नया क्या है। आपने जो है हिंदू लॉ को कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। प्रोहिबिटेड रिलेशन, सपिंडाज रिलेशन सब आपने डाल रखा है उसमें। तो जो हिंदू धर्म का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लॉ है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कॉमन सिविल कोड जो जिसको कहा जा रहा है वो एक्चुअल जो है वो हिंदू जो लॉज हैं उसको जो है कॉपी पेस्ट किया गया है। तो बहरहाल ये भी एक बात रह जाती है। इस हवाले से अगले प्रोग्राम में, चूंकि अब वक्त हमारे पास नहीं रहा है, इस हवाले से बात करेंगे और ज़रूर ये आपसे जानना चाहेंगे कि बहरहाल जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है मंजूर कर लिया गया, अब इसके बाद फिर यानी कॉमन सिविल कोड की भी बात की जा रही है और इसके साथ साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है। सरकार जो कह रही है वो उस हवाले से उसको आगे ज़रूर बढ़ा रही है। बहरहाल आपसे अगले प्रोग्राम में जहां से हम बात को छोड़ रहे हैं उसी से फिर हम आगाज़ करेंगे और मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।